फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 93 से लेकर 100 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम एविडेंस एक्ट के कवर कर चुके हैं और वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमेंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 93 से लेकर 100 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और ये डील करता है एम्बिग्विटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स से। ये क्या होता है, इसको आइए हम जानते हैं। तो देखिए, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है जिसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। When the language of the document does not show its clear sense, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, और when its application to the facts creates doubt, then that document is said to be an ambiguous document। जो उसमें लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो उसमें लिखा हुआ है जब उसको हम कुछ फैक्ट्स में अप्लाई करते हैं और वो नहीं अप्लाई हो पा रहा है सही से, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ फार द ओरल एविडेंस कैन बी सबमिटेड एज टू रिमूव द डिफेक्ट और क्लियर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम किस हद तक जा सकते हैं इस डिफेक्ट को हटाने के लिए, ये जो एम्बिग्विटी है इसको हटाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक हम ओरल एविडेंस इस बात का दे सकते हैं। तो यही बातें डील की गई हैं सेक्शन 93 से लेकर 98 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये डील करते हैं दो तरीके की एम्बिग्विटी से। पहला है लेटेंट एम्बिग्विटी और दूसरा है पेटेंट एम्बिग्विटी। तो क्या होता है इनको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेटेंट एम्बिग्विटी की। तो देखिए, पेटेंट एम्बिग्विटी मींस अ डिफेक्ट which is apparent on the face of the document। ऐसा कोई डिफेक्ट जो कि आप अगर डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारे जो सेक्शन 93 एंड 94 है वो इसी तरीके की एम्बिग्विटी से डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो 93 है वो हमारा ये कहता है कि when the document is apparently defective and any person of ordinary intelligence reading the document would at once observe the ambiguity, then in such case the principle is that the oral evidence is not allowed to remove the defect। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसके जो टर्म्स हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट एम्बिग्युअस है, कि मतलब सामने पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है या फिर ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, तो उसके डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहता है हमारा सेक्शन 93। क्या रीजन है? रीजन ये है कि ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया ही क्यों, जब तुम्हें पता है, जब मान लीजिए दो पार्टीज हैं ए और बी, इनके बीच में ये डॉक्यूमेंट बना था। अब डॉक्यूमेंट जब बना होगा, साइन किया होगा, तो इसने भी पढ़ा होगा, इसने भी पढ़ा होगा, और ऐसी गलती जो किसी भी आदमी को दिख जाए और इन दोनों को नहीं दिखी, तो उस गलती को सुधारने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, उस गलती को सुधारने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। The reason being that since the document is defective on the face of it, that the parties must knew at the time making it that it was defective, and if they did not care enough to do something at that time, the court would not let them do now। एक illustration है, जैसे कि A agrees in writing to sell a horse for ₹1000 और 1500। अब ये क्लियर ही नहीं है यहाँ पे प्राइस, तो ए ने जब एग्री किया होगा राइटिंग में, तो ए को भी दिख रहा होगा कि हाँ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और बी को भी दिख रहा होगा हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो दैट विच प्राइस वाज टू बी गिवन। तो यहाँ पे एविडेंस नहीं दिया जाएगा। आगे है हमारा सेक्शन 94 जो कि ऐड करता है सेक्शन 93 में, और ये कहता है कि when the language used in the document is very clear, साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है कि यही बात बोली गई है। ठीक है। एंड इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, किसी सेट ऑफ फैक्ट से वो एक्यूरेटली अप्लाई भी हो रही है, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो दैट इट मेंट समथिंग एल्स एंड अप्लाइज टू सम अदर फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से बोला, ए ने बी को कहा कि आई विल सेल यू माई स्टेट इन रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। एक डीड साइन हुई ए और बी के बीच में और बोला 100 बीघे की जमीन है मेरी रामपुर में, हम इसको तुम्हें बेच देंगे। अब बाद में जो है ए ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम ये वाली जमीन की बात नहीं कर रहे थे, हम किसी और जमीन की बात कर रहे थे जो कहीं और है। तो अब जो लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो तो साफ साफ बता रहा है कि ए ने बोला कि मैं 100 बीघे की जमीन रामपुर में बेचना चाहता हूं। ए के पास 100 बीघे की जमीन रामपुर में है भी, तो अब जब
लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इस सेट ऑफ फैक्ट पे एक्यूरेटली अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ए को नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो किसी और सेट ऑफ फैक्ट्स पे उस लैंग्वेज को अप्लाई कर पाए और उसका वो एविडेंस दे पाए. ओके, A in fact has such stated Rampur, evidence cannot be given of the fact that the document meant some other state with a different size. कुछ और facts उसको नहीं prove करने को दिए जाएंगे. ओके, पेटेंट एम्बिग्यूटी के बाद अब हम आते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी पे. लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है कि इट इज अ डिफेक्ट विच इज नॉट अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसके टर्म्स को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप अगर किसी सेट ऑफ फैक्ट्स पे इसको जब अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छा, ये जो है सही से इस सेट ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है. ओके, when a document is read by a man of ordinary prudence, no apparent defect would come into notice. But when the language of the document is applied to the facts stated in it, they do not apply to those facts accurately. Hence, when the defect is not in the language of the document, जब defect language में नहीं होती है, but in the application of that language to the facts mentioned in it, it is known as latent डिफेक्ट. इसको बोलेंगे हम लेटेंट डिफेक्ट. और हमारे सेक्शन 95, 96 एंड 97 जो है वो डील करते हैं ऐसी ही एम्बिग्विटीज से. तो देखिए, जो हमारा सेक्शन 95 है वो ये कहता है कि व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट डज नॉट एक्यूरेटली अप्लाई टू द फैक्ट्स मेंशन्ड देयरिन, जो उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर वो लैंग्वेज एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस केस में एविडेंस आप दे सकते हैं ये दिखाने के लिए कि किस सेंस में वो लैंग्वेज उन फैक्ट्स पे अप्लाई होगी. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि हम तुम्हें जो है अपना घर जो मेरा कैलकाटा में है उसे बेचेंगे. अब बी के पास कैलकाटा में कोई घर ही नहीं था, बी का घर था एक्चुअली हावड़ा में. ओके, तो यहाँ पे इस फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है कि ए जो है वो कैलकाटा में नहीं अपना हावड़ा वाला घर बेचना चाह रहा था. ओके, these facts may be proved to show that the deed related to the house of हावड़ा. ओके, अगला है हमारा सेक्शन 96. सेक्शन 96 कहता है कि when the language of the document is clear, बिल्कुल क्लियर है लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, and is intended to apply to only one thing, किसी एक चीज पे वो अप्लाई हो सकती है या किसी एक सेट ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन वहां पे है काफी सारी चीजें और काफी सारे ज्यादा सेट ऑफ फैक्ट्स हैं. ठीक है, तो उस केस में हम इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि वो किस सेट ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें अपना सफेद घोड़ा बेचूंगा 1000 रुपए में, लेकिन ए के पास 2 घोड़े हैं सफेद. अब उनमें से कौन सा बेचना है ए को बी को घोड़ा, तो वो जो है ए इस बात का ओरल एविडेंस दे सकता है. ओके, in a case where a promissory note contained a date according to the local calendar and also according to the international calendar, but the two dates turned out to be different, it was held that the evidence can be given to show which date was meant. ओके, डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लैंग्वेज क्लियर है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो मोर देन वन सेट ऑफ फैक्ट्स को अप्लाई कर रही है, तो आप इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि किस सेट ऑफ फैक्ट्स पे वो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज अप्लाई होगी, आपने क्या इंटेंशन था आपका. ओके, अगला है आपका सेक्शन 97. सेक्शन 97 कहता है कि where the language of the document partly fits accurately to one set of facts and partly to some other set of facts, evidence can be given to prove as to actually which set of facts the language of the document actually applies. Okay, for example, A ने बोला B से कि my land at X in the occupation of Y. A ने बोला B से कि ये मेरी एक लैंड है जो X जगह पे है और Y के ऑक्यूपेशन में है, मैं ये आपको बेचना चाहूंगा. लेकिन ए के पास अब यहाँ पे क्या है कि ए के पास एक लैंड जो है तो है जो कि एक्स जगह पे है, लेकिन वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है, और एक लैंड है जो वाई के ऑक्यूपेशन में है लेकिन वो एक्स जगह पे नहीं है. तो अब कौन सी लैंड वो बेचना चाह रहा था, कौन से फैक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे उस लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, इस बात का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है. ओके, अब ये तो हमने बात कर ली है एम्बिग्यूटीज की, लेटेंट एम्बिग्यूटीज और पेटेंट एम्बिग्यूटीज की, लेकिन अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं. ठीक है, उन पॉइंट्स को डील करता है हमारा सेक्शन 98. और सेक्शन 98 ये कहता है कि जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसे कोई कैरेक्टर यूज होते हैं जो कि कॉमनली इंटेलिजिबल नहीं है, मतलब आप कॉमन लैंग्वेज में उन कैरेक्टर्स को नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई फॉरेन कैरेक्टर है या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, जो अब यूज में ही नहीं है, तो
वो कैरेक्टर किस सेंस में यूज किया गया है उसका प्रूफ आप कोर्ट में दे सकते हैं. देन in those cases evidence can be given to prove that in exactly what sense those characters are intended to be meant in the document. किस सेंस में वो कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं इस बात का आप प्रूफ दे सकते हो. अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 99. सेक्शन 99 हमारा ये कहता है कि ये डील करता है हमारा एविडेंस ऑफ नॉन पार्टीज वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके जो टर्म्स हैं उसको अगर वेरी कराना है तो नॉन पार्टीज क्या उसके टर्म्स को वेरी कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, इस बात से डील करता है. अब हमने सेक्शन 92 जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये तो देख ही लिया था कि जो हमारी पार्टीज हैं, ठीक है, वो तो इसको वेरी नहीं कर सकती हैं. जो हमारी पार्टीज हैं वो ओरल एविडेंस के थ्रू इनके टर्म्स को सब्सट्रैक्ट, इनके टर्म्स में कुछ ऐड, कुछ सब्सट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट या कुछ वेरी नहीं कर सकती हैं. लेकिन हमारा जो सेक्शन ये 99 है ये कहता है कि ऑल्दो द पार्टीज कैन नॉट बी अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ एनी कंटेम्पोरेनियस document varying the terms of the document by the way of section 92, but non-parties and their representative interest can give oral evidence if they are affected of by it. अगर कोई नॉन पार्टी उस डॉक्यूमेंट से अफेक्ट हो रही है तो वो उसके टर्म्स को वैरी करने के लिए ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A and B enter into a contract by which B agrees to sell cotton to A to be paid for on delivery. ठीक है, A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये बोला गया कि B जो है वो A को कॉटन देगा. अब एक और ओरल एग्रीमेंट होता है जिसमें ये बोला गया कि A जो है A को जो 3 महीने का क्रेडिट दिया जाएगा. ठीक है, तो अब इन पार्टीज के बीच में ये ओरल एग्रीमेंट प्रूव नहीं हो सकता है बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टर्म्स को. टर्म में क्या था कि हम बी जो है ए को पैसा देगा और ए ऑन डिलीवरी ही बी को पैसा दे देगा. लेकिन ये जो 3 महीने की क्रेडिट वाली बात है ये ओरल एग्रीमेंट से जो प्रूव करना चाह रहे हैं ये प्रूव नहीं की जा सकती है बाय द पार्टीज. लेकिन यहीं पे अगर एक सी है जो कि इस एग्रीमेंट से इस डॉक्यूमेंट से अफेक्ट हो रहा है तो वो इस बात का, इस ओरल एग्रीमेंट का प्रूफ दे सकता है कोर्ट में बिकॉज ही वॉज बीइंग अफेक्टेड बाय इट. अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहा होता तो वो उसका एविडेंस नहीं दे पाता. ठीक है, now this oral agreement cannot be proved by A and B by themselves but it can be proved by C if his rights are going to be affected by it. अगर उसके राइट्स जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे होंगे. लास्टली हमारा सेक्शन 100 वो ये कहता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, शैल बी टेकन इनटू इफेक्ट any provision of Indian Succession Act of 1925 as to the construction of wills. Okay, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक खत्म होता है. आज हमने लेटेंट एम्बिग्यूटी, पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में पढ़ा 93 से 97, फिर हमने सेक्शन 98 को देखा, 99 को देखा और लास्ट में सेक्शन 100 को भी समझा है. अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की. ओके, लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है लॉ समझो, मेकिंग लॉ इजी. आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इसमें मिलेगा, साथ में रीसेंट जो जजमेंट्स होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा. अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.